अच्छी खबर और सच्ची खबर में सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की, जहां का रामलीला मैदान आज एक ऐतिहासिक राजनीतिक घटना का गवाह बना। दिल्ली के इस ऐतिहासिक मैदान में प्रदेश की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने 6 विधायकों के साथ शपथ ली। रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम और एनडीए के सहयोगी दलों के नेता भी मौजूद रहे। सीएम पद की शपथ लेते ही रेखा गुप्ता ने सचिवालय पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया, जिसके बाद वो पूरे मंत्रिमंडल के साथ यमुना आरती में शामिल हुई। इसी खुशी में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक आज दिल्ली की सड़कों पर न सिर्फ जमकर झूमे बल्कि खूब आतिशबाजी भी की गई। रेखा गुप्ता के नाम के जो लोगों में जोश है वो नजर आ रहा है। आप देखिए किस तरीके से जश्न जो है इस वक्त मनाया जा रहा है। पूरी दिल्ली इस वक्त जश्न में डूबी है, वो नजर आ रही है। हर तरफ जो है वो खुशी के लहरें। शपथ ग्रहण का ये पूरा कार्यक्रम चुनावी नतीजों के 12 दिन बाद रामलीला मैदान में हुआ, जहां हजारों लोगों की मौजूदगी में विधायक दल की नेता चुनी गई रेखा गुप्ता को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। रेखा गुप्ता के फौरन बाद 6 विधायकों प्रवेश वर्मा, आशीष सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम और एनडीए के सहयोगी दलों के नेता भी मंच पर मौजूद रहे, जिन्होंने दिल्ली की इस नई सरकार को शपथ ग्रहण की बधाई दी। देश की आधी आबादी माता, बहन, बेटी के रूप में देखी जाती है। दुर्गा हर रूप में पूजी तो जाती थी, लेकिन लोकतंत्र में वो स्थान नहीं मिल पाता था जो जगह मिलना चाहिए। आज देखिए 33% आरक्षण तो दिया, लेकिन शुरुआत अभी से कर दिया उन्होंने, और दिल्ली में एक महिला को लेकर एक विशेष स्थान दिया, इसलिए उन्हें विशेष रूप में बधाई देता हूँ। हम सभी के लिए गर्व की बात है, हर महिला के लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है कि एक महिला को मौका मिला है, अवसर मिला है। आज महिला मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता जी ने शपथ लिया है, उनके मंत्री साथियों ने शपथ लिया है, उनको हार्दिक बधाई है। और रेखा गुप्ता जी मैं समझता हूं कि दिल्ली की भाग्य रेखा भी बनेंगी। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने मंत्रियों के साथ दिल्ली सचिवालय पहुंची, जहां कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने बारी बारी से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद रेखा गुप्ता ने दिल्ली की 9वीं और 4थी महिला सीएम के रूप में कार्यभार संभाला, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता ने ऐलान किया कि उनकी सरकार जनता से किए वादों को जल्द से जल्द पूरा करेगी। हमारे शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद आज हमने इस चार्ज को भी लिया है। आज हम सचिवालय में आके मुख्यमंत्री कार्यालय में मैंने चार्ज भी संभाल लिया है। जो मिशन विकसित दिल्ली का है, उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे।
शपथ ग्रहण और कार्यभार संभालने के बाद पूरी दिल्ली सरकार यमुना तट पर पहुंची, जहां सीएम रेखा गुप्ता अपने मंत्रियों के साथ यमुना आरती में शामिल हुई। दरअसल दिल्ली चुनाव में यमुना की सफाई को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था, लिहाजा सरकार गठन से पहले ही यमुना सफाई का काम शुरू कर दिया गया। ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि दिल्ली की ये नई सरकार बाकी के चुनावी वादों को भी जल्द से जल्द पूरा करेगी। 27 साल बाद जो है बीजेपी की दिल्ली में वापसी हुई तो अलग ही माहौल है, अलग ही खुशी है और हर किसी को एक बार उम्मीद है। और जितने भी मंत्री हैं जो मुख्यमंत्री के साथ इन्होंने शपथ ली, वो बस ये है कि मोदी के विजन पर टीम मोदी जो है वो उतर पड़ी है और हर एक विजन को दिल्ली में इस बार पूरा करना है। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ चलना और अब बात महाकुंभ की, जिसका आज 39वां दिन है। इन 39 दिनों के भीतर करीब 57 करोड़ लोग महाकुंभ पहुंचकर संगम में स्नान कर चुके हैं। प्रशासन का अनुमान है कि आने वाले दिनों में महाकुंभ में भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ये महाकुंभ का आखिरी वीकेंड है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर स्नान के साथ महाकुंभ का समापन हो जाएगा। ऐसे में बाकी बचे दिनों में आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने खास तैयारी की है। रेलवे प्रशासन पूरी तन्मयता के साथ आपको सकुशल आपके घर पहुंचाने के लिए तत्पर है। संगम तट पर चल रहा महाकुंभ का ये मेला बस खत्म होने की दहलीज पर है। ऐसे में बाकी बचे दिनों में संगम स्नान का लाभ लेने के लिए श्रद्धालुओं का रेला उमड़ रहा है। त्रिवेणी की ओर जाने वाले रास्तों, संगम तट और प्रयागराज स्टेशन से निकल रही ये भीड़ बताने के लिए काफी है। अभी महाकुंभ को लेकर लोगों में उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। श्रद्धालुओं की इस भीड़ को देखते हुए प्रशासन का अनुमान है कि इस वीकेंड पर भीड़ में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसे संभालने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। 26 फरवरी को शिवरात्रि के स्नान के साथ ही महाकुंभ खत्म हो जाएगा। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि वीकेंड पर भारी भीड़ श्रद्धालुओं की उमड़ सकती है। आज जबकि थर्सडे का दिन है, उसके साथ वीकडे होने के बावजूद लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर हैं। जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक आपको भीड़ दिखाई देगी और ऐसे में ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि वीकेंड पर खासकर शुक्रवार से ये भीड़ आना शुरू हो जाएगी। ऐसे में प्रशासन द्वारा इस भारी भीड़ को संभालने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज स्टेशन पर कई स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं। पुलिस प्रशासन की बात करी जाए तो एडिशनल फोर्सेस डिप्लॉय करी जाएंगी और 24 घंटे कमांड सेंटर पे मॉनिटरिंग होने पाएगी। एक बार फिर से जब महाकुंभ अपने समागम की तरफ है, प्रशासन ने भारी तैयारियां भीड़ को मैनेज करने की हैं। महाकुंभ की इस भीड़ को कंट्रोल करने में जितनी मेहनत मेला क्षेत्र में तैनात अधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं, उतनी ही मेहनत रेलवे के कर्मचारी भी बीते 39 दिनों से कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर श्रद्धालु महाकुंभ में आने और स्नान के बाद वापस जाने के लिए ट्रेनों से ही सफर कर रहे हैं। ऐसे में रेलवे यात्रियों के लिए 13,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का दावा कर रहा है, जिसमें 150 ऐसे रैक हैं जिनमें मेट्रो ट्रेन की तर्ज पर आगे पीछे इंजन की व्यवस्था की गई है, ताकि शंटिंग के कारण होने वाली देरी से बचा जा सके। जिसका फायदा ये हो रहा है कि ट्रेन के निर्धारित स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसे अगले फेरे के लिए फौरन रवाना किया जाता है और स्टेशन पर भीड़ कम करने में मदद मिल रही है। भारतीय रेलवे ने जो कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, उसमें बहुत सी ऐसी ट्रेनें हैं जिनमें डबल इंजन लगे हुए हैं। डबल इंजन यानी आगे की तरफ भी इंजन लगे हुए हैं और पीछे की तरफ से इंजन लगे हुए हैं। हमारे पीछे दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से गुजर रही एक कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन है जो प्रयागराज से पटना की तरफ जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन यहाँ से मूव कर चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ ये ट्रेन जा रही है, ये भी आगे की तरफ जा रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस ट्रेन के पीछे भी एक इंजन लगा हुआ दिखाई दे रहा है। इस ट्रेन में भी पीछे की तरफ भी इंजन लगा हुआ है जो फिलहाल साइलेंट मोड में है। इसके पेंटो जो है वो गिरे हुए हैं। आगे की तरफ जो इंजन लगा है वो इस ट्रेन को खींच रहा है।
और पीछे की तरफ का इंजन अभी साइलेंट मोड में है। तो उद्देश्य बस यही है कि किसी भी तरह से देर न हो और पैसेंजर्स जो हैं अपने गंतव्य तक जल्द से जल्द रवाना हो सके। टिकट ले यात्रा करें। रेलवे प्रशासन के द्वारा लगातार आप सभी के लिए गाड़ियां चलाई जा रही है। डबल हेडेड इंजन के अलावा कुछ स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट बंद किए गए। अतिरिक्त टिकट वेंडिंग मशीनें भी लगाई गई। यात्रियों के ठहरने के लिए रेस्ट एरिया भी बना दिए गए और क्राउड कंट्रोल के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती जैसे जरूरी कदम भी उठाए गए। इसके कारण स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने में काफी मदद मिली। हम इस वक्त प्रयागराज जंक्शन पर हैं और लोगों की भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन भीड़ को देखते हुए यहाँ पर रेलवे ने उनकी सहूलियत को देखते हुए भीड़ को जाने दिया था, लेकिन अब टिकट अनिवार्य कर दिया गया है। यह टिकट यहाँ पर अब अनारक्षित जो टिकट है यहाँ पर ले सकते हैं। ATVM मशीन है और लगातार अपील की जा रही है कि जो श्रद्धालु हैं टिकट लेकर के ही अंदर जाएं। ये जो गेट है प्रवेश द्वार है और इस प्रवेश द्वार पर जो टिकट चेक करने के लिए TT है, TC है, वो लगे हैं और यहाँ पर लगातार अपील की जा रही है कि आप टिकट लेकर के ही यात्रा करें। प्रयागराज जाने के लिए जो श्रद्धालु हैं उनका तांता कम होता नजर नहीं आ रहा। लखनऊ पर ये सुविधा की गई स्टेशन चारबाग पर कि जो लोग टिकट जनरल टिकट के लिए भी इस तरीके से मशीन लगाई गई हैं और वहां पर भी लोगों के लिए आपको अगर हम लाइन से दिखाएं तो तकरीबन देखिए 12 से 20 ये मशीनें हैं। इन मशीनों को लगाया गया है एक तरीके से, यहाँ पर टिकट दिया जाता है। जो जनरल टिकट्स है वो लोगों को यहाँ से इजीली दिया जाता है, क्योंकि भीड़ होने के नाते यहाँ पर से सीधा उनको टिकट दे दिया जाता है जिससे कि उनको कोई दिक्कत ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लोगों को लाइन भी नहीं लगानी पड़ती है। एक तरफ महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का समापन होगा तो दूसरी तरफ काशी में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारी चल रही है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए अनुमान ये है इस साल महाशिवरात्रि पर पिछले सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। ऐसे में काशी विश्वनाथ मंदिर समिति की ओर से महाशिवरात्रि को लेकर कुछ जरूरी कदम उठाए गए हैं, जिसके तहत मंदिर प्रशासन ने भी सभी तरह के रुद्राभिषेक, आरती, स्पर्श दर्शन, विशेष दर्शन और प्रोटोकॉल को निरस्त कर दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्तों को बाबा विश्वनाथ के दर्शन का लाभ आसानी से मिल सके। प्रयागराज से सिमर चावला और पंकज श्रीवास्तव, लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, चंदौली से उदय गुप्ता, वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कर लेते हैं कश्मीर में आज बरस रहे सफेद सोने की। जी हाँ, जिसकी वजह से जन्नत में कुछ हद तक जल संकट दूर होने की उम्मीद जागी है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में बर्फबारी में गिरावट दर्ज की जा रही है। नतीजा वहां ऊंचाई और मैदानी वाले इलाकों में भी सूखे की आहट सुनाई दे रही है। कई इलाकों में पीने के पानी तक की किल्लत हो गई है। बागवानी और उसमें से खास करके सेब की फसल खराब होने का भी खतरा मंडरा रहा है। जनवरी और फरवरी में 75% तक कम बर्फबारी हुई है, लेकिन मौसम के इस बदल चुके मिजाज के बीच आज हो रही बर्फबारी से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। गुरेज, रफियाबाद, शोपियां, पहलगाम, कश्मीर के ऊंचाई वाले इन इलाकों में हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के भी चेहरे पर मुस्कान आ गई है। आम कश्मीरी 2 दिन पहले यानी मंगलवार तक बर्फबारी नहीं होने की वजह से चिंता में। जनवरी और फरवरी में होने वाली बर्फबारी में 75% की कमी होना चिंता की बात भी है, पर इसके बाद कुछ राहत मिली। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश से कुछ सुकून मिला है। गुरुवार सुबह से ही कश्मीर के अधिकतर इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानों में बारिशें हो रही है। इस ताजा बारिश और बर्फबारी से कश्मीर के लोगों को बड़ी राहत मिली है। जनवरी और फरवरी के अब तक के दौरान कश्मीर में सबसे बड़ा सूखा
चल रहा था, जिस बीच 75% कमी बारिशों और बर्फबारी में हुई थी और इससे अब पानी के साधन भी सूखने लगे थे। लेकिन आज इस बारिश और बर्फबारी ने लोगों को बड़ी राहत लाई है। अगले 2 दिन तक कश्मीर घाटी में मौसम साफ रहेगा। इसके बाद वीकेंड पर फिर बर्फबारी और बारिश के आसार हैं, जिसकी वजह से पानी की कमी से जूझ रही कश्मीर घाटी को थोड़ी राहत मिलेगी। पिछले कई साल से जम्मू कश्मीर में बर्फबारी में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। इस बार तो जनवरी और फरवरी में ही पहले की तुलना में बर्फबारी में 75% की गिरावट दर्ज की गई। कम बर्फबारी की वजह से घाटी में पानी की कमी आई है। नतीजा, कश्मीर घाटी के सदियों पुराने जल स्रोतों में पानी का लेवल लगातार गिर रहा है, जिनमें कई सूख चुके हैं तो कई सूखने की कगार पर हैं। इनमें अनंतनाग का मशहूर अजबल झरना भी है, जिसे देखने पर्यटक खासतौर पर आते हैं। पिछले 1 महीने से कश्मीर के हर हिस्से में लोग परेशान इस बात को लेकर है कि पानी के जो खासतौर से कुदरती चश्मे सदियों से कश्मीर में पानी मुहैया कराते हैं, न सिर्फ पीने का बल्कि साथ ही साथ खेती के लिए भी वो सूख रहे थे। कश्मीर के सबसे बड़े चश्मे, जिनमें वीरी नाग जो कि जहलिम नदी का मंबा है, अचवल नाग जो कि वहाँ पर कई सारे इलाकों को पानी देता है, या हम पुलवामा जिले की बात करें त्राल के इलाके में दिल नाग जो कि वहाँ उस पूरी बस्ती को पानी का साधन खासतौर से पीने का पानी मुहैया कराता है, वो सभी चश्मे जो हैं या तो सूख गए हैं या फिर उनमें पानी का बहाव बहुत कम हो गया है। दरअसल गर्मी के दौरान जमी हुई बर्फ और ग्लेशियर के पिघलने की वजह से ही इन प्राकृतिक जल स्रोतों में पानी आता है, जिससे पूरी कश्मीर घाटी में पानी की जरूरत पूरी होती है। हालांकि पिछले कई साल से बारिश और बर्फबारी कम हो रही है, जिससे झेलम, लिद्दर समेत कई नदियों का जलस्तर अब तक के सबसे कम स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे में और बारिश या बर्फबारी नहीं होती है तो पीने और सिंचाई के लिए पानी का संकट पैदा हो सकता है, जिसका सबसे ज्यादा असर अखरोट, बादाम, नाशपाती, सेब और कश्मीर की पहचान केसर की फसल पर होगा। हालांकि इनकी पैदावार से जुड़े किसान आज हो रही बर्फबारी की वजह से कुछ राहत महसूस कर रहे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जो अभी इस वक्त जो बर्फबारी हो रही है तो सारे जो जम्मू कश्मीर के किसान, खासकर कश्मीर के किसान आज बहुत खुश हुए हैं और खुशी का इजहार भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो आपने देखा ही है कि जो शोपियान एरिया है तो ये हार्टिकल्चर से ही मुंसलिक है। यहाँ के जो लोग हैं 99% लोग फ्रूट से ही जुड़े हुए हैं। तो जब हमारा फ्रूट नहीं होगा तो हम कैसे न कारोबार कर सकते हैं और न कोई काम कर सकते हैं। जो ये अभी बर्फबारी हो रही है, बारिशें हो रही है, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि ये बर्फबारी हो रही है। बहुत सारे लोगों ने दुआएं भी करी थी कि ये, क्योंकि ये हार्टिकल्चर के लिए बहुत ज्यादा अहम रोल अदा करती है। इस बार कश्मीर के कई जिलों में तापमान सामान्य स्तर से 4 से 7 डिग्री ऊपर चल रहा था। बढ़ती गर्मी और अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच बढ़ते अंतर ने पर्यटन पर भी असर डाला था। कम बर्फबारी होने से सैलानी भी निराश लौट रहे हैं, जिसकी वजह से पर्यटन से जुड़ी बुकिंग्स में 50% तक कमी दर्ज की गई। ऐसे में इस हफ्ते होने वाली बर्फबारी की वजह से पर्यटन से जुड़े लोगों के भी चेहरे खिल उठे हैं। शुक्रगुजार है ऊपर वाले का, क्योंकि आज का जो ये मौसम चेंज हुआ, रात को हल्का सा बर्फबारी हुआ है, इससे हमारी बेनिफिट है। एक चीज़ है टूरिज्म भी बढ़ जाएगा और बाकी एक चीज़ भी है, यहाँ का पानी का कश्मीर में किल्लत होगी, इससे हमारा पानी भी बढ़ जाएगा। कश्मीर में सर्दियों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्फबारी पर निर्भर ही करती है। बर्फ से ढके पहाड़ों को देखने के लिए पर्यटक कश्मीर आते हैं, लेकिन इस साल कम बर्फबारी की वजह से ज्यादातर पर्यटकों ने धरती के इस जन्नत से दूरी बना ली। पर जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, वो अपने पैसे बर्बाद नहीं होने से खुश हैं। और ये हमारा फर्स्ट स्नो है और फर्स्ट टाइम आए हम लोग कश्मीर में। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशनुमा वेदर है, बहुत मजा आ रहा है। ये मतलब कश्मीर को बोलते हैं विंटर का पैराडाइज। ये आज यहाँ पे आके पता चल गया, एकदम पहलगाम में मजा आ रहा है।
और इसमें गरम गरम चाय मिल जाए तो और तो क्या ही चाहिए यार। सूखे जैसी स्थिति की बढ़ती चिंताओं के बीच जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज थोड़ा बदला है। नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ही ये मुमकिन हो सका है, जिसके कारण बारिश और बर्फबारी हो रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में 6 से 10 इंच बर्फ गिरने के अनुमान के बीच पानी की किल्लत से जूझ रही कश्मीर घाटी को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, और अब बात योगी सरकार की तरफ से पेश किए गए 2025-26 के बजट की। विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से 8 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट में किसान, छात्र, एक्सप्रेसवे से लेकर धार्मिक पर्यटन पर भी फोकस दिखा। मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें मथुरा वृंदावन कॉरिडोर की जमीन के लिए 100 करोड़ रुपए और उसके निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव दिया गया है। मिर्जापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र में मां विंध्यवासिनी मंदिर, मां अष्टभुजा मंदिर, मां काली खोम मंदिर की परिक्रमा पथ को भी विकसित किया जाएगा। इसके अलावा सीतापुर के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र बनेगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस आयोजन को आगे बढ़ाने के साथ साथ अयोध्या क्षेत्र के पर्यटन विकास के लिए 150 करोड़ रुपए, मथुरा वृंदावन के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर के सुंदरीकरण और उसे कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम और उससे जुड़े हुए त्रिकोण के विकास के लिए 200 करोड़ का विकास प्रस्तावित किया गया है। नैमिषारण्य में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का विकास 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ साथ वहां पर वेद विज्ञान केंद्र के लिए भी 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। चित्रकूट में भी पर्यटन विकास के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये सभी कार्यक्रम हम लोगों ने इसके साथ जोड़े हैं। तो इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।